नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फ्रांस की क्रांति की समरी लेकर आई हूँ। ठीक है, मतलब लॉन्ग लेक्चर तो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड, चैनल पे भी है। ठीक है, लेकिन अब ये समरी है, मतलब शॉर्ट स्टोरी टाइप, जिसमें आपको पूरा जो चैप्टर है एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम ये करेंगे ताकि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा वो भी कवर हो जाए और स्टोरी के फॉर्म में हमें स्टोरी जो है वो हमेशा याद रहे। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास में हम समरी करने वाले हैं। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो फ्रांस था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, तो प्रथम स्टेट में चर्च के पादरी आते थे और द्वितीय स्टेट में जो है वो समाज के जो फ्रांसिस समाज था उसके कुलीन वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग एक तरह से समझ सकते हो आप, अमीर लोगों को कहा जाता था। ठीक है, और जो तीसरा स्टेट था उसके अंदर व्यापारी, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन किसान, किसान, वो सर्वेंट्स। ठीक है, यानी कि दूसरे के घरों में काम करने वाले लोग। ठीक है, भूमिहीन किसान, ये सभी लोग जो है वो इसके अंदर आते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये समझें कि फ्रांस में जितनी भी ज़मीनें थीं उसमें से 60% जो ज़मीनें थीं वो कुलीनों का था और चर्चों का था। ठीक है, या फिर तीसरे स्टेट के जो अमीर लोग थे उनका उन पर अधिकार था। ठीक है, और जो उन ज़मीनों पर जो भूमिहीन किसान थे वो लोग काम करते थे। ठीक है, और जो किसान उनके ज़मीन पर काम करते थे उसके साथ साथ जिसके ज़मीन पर वो काम कर रहे हैं उसके लिए भी उसको काम करना होता था। जैसे उनके घर में कुछ भी काम होता था तो वो भी करते थे साथ में। ठीक है, तो आगे वह फ्रांस में बेसिकली 2 तरह के टैक्स जो है, 2 तरह के कर जो थे वो प्रचलित थे। यानी 2 प्रकार का टैक्स कर जो है वो फ्रांस में लिया जाता था। पहला था टाइड और दूसरा था टाइल। ठीक है, तो टाइड जो है वो एक ऐसा कर था जो चर्च द्वारा वसूला जाता था और टाइल एक ऐसा कर था जो सरकार वसूलती थी लोगों से। ठीक है, तो 2 प्रकार के कर थे। इसके अलावा प्रथम 2 स्टेट जो थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था। ठीक है, जैसे कि राज्यों को दिए जाने वाले कर से छूट, यानी कि जो पादरी वर्ग थे और कुलीन वर्ग, उन्हें राजा को किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो नहीं देना होता था। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था थी, जो चर्च था, चर्च वो भी जो थर्ड स्टेट था, तीसरा स्टेट, उससे वो लोग एक धार्मिक कर मतलब वसूलते थे। अब ये कहानी तब की है। अब ये तो बेसिक, ये तो था सारी बेसिक कहानी। ठीक है, जो फ्रांस की व्यवस्था थी। अब हम कहानी के माध्यम से पूरी सिचुएशन को समझने वाले हैं फ्रांस की। ठीक है, तो ये जो समय है वो 1774 यानी 1774 का समय था। ठीक है, और अब जो राजा बना था वो लुई 16 राजा बना था, जो कि बुर्बो राजवंश का था। ठीक है, और जब वो राजा बना था तो उस समय उसकी उम्र जो है थी लगभग 20 वर्ष थी, और उसकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतो एनेत से हुई थी। ठीक है, और जब वो राजा बना था उस समय की स्थिति क्या थी, तो उस समय जो था जब वो राजा बना तो राजकोष यानी राजा को जो खजाना था वो बिल्कुल खाली था। अब जब राजा का जो राजकोष है वो अगर खाली होगा तो उसके लिए कितनी बड़ी संपत्ति, मतलब कितनी बड़ी विपत्ति का समय है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाला समय है ये। तो अब इसके अलावा उसने और जो संपत्ति, मतलब जो राजा का जो राजकोष था वो खाली क्यों था, इसके कुछ कारण थे। तो फ्रांस में युद्ध के कारण जो है वो खजाना खाली था। ठीक है, युद्ध की वजह से, और जो पहले के राजा थे उनके शान और शौकत में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च होता था, जिसकी वजह से राजा का जो कोष था वो धीरे धीरे खाली होता चला गया। इसके अलावा अमेरिका के 13 उपनिवेश मतलब, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। उपनिवेश का मतलब एक ऐसा देश जो किसी का गुलाम हो, वो उपनिवेश होता है। ठीक है, जैसे भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, क्योंकि भारत किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो उनको आज़ादी दिलाने के लिए
तो वो जो 13 उपनिवेश थे वो ब्रिटेन के थे, ठीक है, मतलब ब्रिटेन ने उनको अपना गुलाम बना रखा था। तो उनको आज़ादी दिलाने के लिए फ्रांस ने उनकी सहायता करी, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रांस के ऊपर और ज़्यादा कर्जा जो है वो आ गया, ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या फ्रांस की बढ़ती जा रही थी, ठीक है। अब जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो चीज़ों की मांग होती है, बेसिकली अनाज हो गया, ठीक है, ये सुविधाएं हो गई, उनकी मांग भी बढ़ रही थी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर जो फसल थी, फसल जो है वो ख़राब होने की वजह से जो खाद्य पदार्थ है, यानी खाने की जो चीज़ें हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो फ्रांस के लोग खाते थे वो पाव रोटी, मतलब समझो आप ब्रेड ब्रेड होता है ना, उस तरीके से पाव रोटी, मतलब उसको वो खाते थे, ठीक है। और वो बेकरियों में बनता था। फसल अच्छी नहीं होने की वजह से जो पाव रोटी था उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया था। इसके अलावा पाव रोटी खरीदने के लिए लोगों को बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन जो थी वो फ्रांस में थी उस समय। अब यदि हम बात करें तो धीरे धीरे लोग जो है वो शिक्षित हो रहे थे, ठीक है। तो शिक्षित होने के बाद उन्हें कुछ चीज़ें समझ आ रही थी कि उनके क्या अधिकार हैं, ठीक है, किस प्रकार की व्यवस्था देश में होनी चाहिए। तो जो शिक्षित लोग थे, जिनमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक, ये सब लोग आते थे, इनको मध्य वर्ग के नाम से जाना जाने लगा वहाँ पर, ठीक है। तो जब लुई 16 राजा बना तो उसने जब देखा कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, राजकोष बिल्कुल खाली है, ठीक है, तो अब जो दैनिक खर्चे हैं, जो राजा के जो खर्चे हैं, वो कैसे पूरे होंगे। महल, वहाँ मतलब फ्रांस के महल को वारसाई बोलते थे, ठीक है। तो वारसाई का रख रखाव हो गया, सेना का रख रखाव हो गया। इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, जो सरकारी ऑफिसेज हैं, उनका रख रखाव हो गया। जो सरकारी ऑफिसेज में लोग काम करते हैं उनकी सैलरी हो गई। तो ये सभी चीज़ें कैसे होंगी, राजा के पास तो बिल्कुल भी पैसे हैं नहीं। तो अब राजा ने सोचा कि अब हमें क्या करना होगा, टैक्सेस में वृद्धि, यानी करों में वृद्धि करनी होगी, यानी टैक्स बढ़ाना होगा, ठीक है। अब फ्रांस में जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत राजा जो है वो खुद से टैक्स नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, उसके लिए उसको प्रतिनिधियां बुलाने होते थे, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, प्रतिनिधि बुलाए तीनों स्टेट के, ठीक है। तो प्रथम स्टेट से 300 लोग गए, द्वितीय स्टेट से 300 लोग गए, और जो थर्ड स्टेट था वहां से गए 600 लोग, ठीक है। तो अब जो 600 लोग थे जो थर्ड स्टेट की गए थे, उन्होंने ये मांग रखी कि जो भी यहाँ पर डिस्कशन होगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, वो मतदान के अनुसार लिया जाएगा, मतलब उसके लिए वोटिंग होगी, ठीक है, और सबको एक वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन राजा ने जो तीसरे वर्ग के लोग थे उनकी इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। जब उन्होंने मांग मानने से इनकार कर दिया तो जो ये लोग थे ये बाहर निकल गए वहाँ से, सभा से, और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, ठीक है। और एक कोर्ट था वहाँ पर ये इकट्ठा हुए एक मैदान में, और उन्होंने शपथ ली कि ये फ्रांस के लिए क्या करेंगे, एक संविधान बनाएंगे और मान्यता दिलाएंगे नेशनल असेंबली को, ठीक है। तो देखो ये रहा 20 जून 1789 को ये लोग वारसाई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। इसके अलावा ये एक तरफ घटना थी, साथ ही साथ जो है वो फ्रांस में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, ठीक है, और पाव रोटी के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, फिर भी लोगों को पाव रोटी नहीं मिल रहा था। जो बेकरी के जो मालिक थे वो क्या करते थे, जो पाव रोटी था उसको वो मतलब स्टॉक में छुपा के रखते थे लोगों से, और वो ये सोचते थे कि जब इसकी कीमत और बढ़ेगी ना तब हम इसको बेचेंगे और हम ज़्यादा मुनाफा यानी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाएंगे, ठीक है। अब जो लोग थे उन्हें बहुत गुस्सा आया इन चीज़ों को देख करके, ठीक है। तो अब जब लोग मतलब इतनी लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, उन्हें खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या कर दिया, और इसके अलावा एक अफवाह और फैलाई गई कि राजा ने, एक अफवाह और फैल गई उसी समय, जब लोग महंगाई से परेशान हैं, उन्हें खाने के लिए पाव रोटी नहीं मिल रहा है, सब जगह से वो लोग मतलब निराश हो चुके हैं, तो ऊपर से एक अफवाह फैला दी गई है कि राजा ने सेना को पेरिस की तरफ जाने का आदेश दे दिया है।
अब लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, दुखी हो गए, और गुस्से में आकर के उन्होंने 14 जुलाई 1789 को जो एक बास्तिल का किला था उस पर आक्रमण कर दिया, उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो जो बास्तिल का किला था एक तरीके से वो जेल था। ठीक है, तो बास्तिल का किला जो जेल था वहाँ पे उन लोगों को रखा जाता था जो राजा के खिलाफ कोई भी काम करते थे। ठीक है, और बास्तिल के किले में जो नीचे के जो क्या मतलब वो खाने थे, मतलब जो रूम वगैरह जो भी होगा, सॉरी रूम कह रही हूँ, जो भी कक्ष बनाए गए थे उनमें हथियार भरे हुए थे। ठीक है, तो इन लोगों ने बास्तिल के किले पर अटैक किया, आक्रमण करके जो कैदी थे उनको आज़ाद करा दिया और जो हथियार रखे थे उन्हें लूट लिया। अब इस विरोध को देखते हुए राजा ने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार कर लिया। यानी उसने संविधान को भी मान लिया कि जो कुछ भी होगा फ्रांस में वो संविधान के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी जो है वो समझ आ रही होगी अच्छे से। अब अगर हम आगे बढ़ें तो जब राजा ने स्वीकार कर लिया तो अब संविधान को भी उसने मान्यता दे दी और नेशनल असेंबली को भी मान्यता दे दी। 14 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया और 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी गई। ठीक है, नहीं राजा भी रहेगा और राजा किसके अनुसार काम करेगा, संविधान के अनुसार काम करेगा। इसके अलावा नागरिकों के लिए एक अधिकार पत्र की घोषणा की गई। ठीक है, यानी कि नागरिकों को अधिकार दिए गए, जिसमें कि नागरिकों को दो वर्ग में बांटा गया, एक सक्रिय नागरिक और एक था निष्क्रिय नागरिक। ठीक है, सक्रिय नागरिक उनको बोला गया जो कि टैक्स भरते थे, मतलब देश को टैक्स देते थे और वो टैक्स क्या होता था, 3 दिन के मजदूरी के बराबर होता था। ठीक है, और उनको सक्रिय नागरिक बोला गया और निष्क्रिय नागरिक, बाकी जो लोग बच गए उनको निष्क्रिय नागरिक बोला गया। तो जो भी लोग जिनकी भी उम्र 25 वर्ष थी और जो राजा मतलब जो राज्य को टैक्स देते थे उनको सक्रिय नागरिक बोला गया और उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया और बाकियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें चल रही थी। इसके अलावा साथ ही जो राजा था वो अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करता, मतलब लगातार बातचीत कर रहा था। ठीक है, और सहायता की मांग कर रहा था। तो अब अगर मतदान के अधिकार की अगर हम बात करें तो सक्रिय नागरिकों को मतदान का अधिकार मिला और वो पुरुष होते थे और जिनकी उम्र 25 साल से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिलाओं को और अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा जो है वो फ्रांस में दिया गया। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। इसके अलावा 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रॉबेस्पियर के नेतृत्व में एक नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, अब ये विद्रोह देखो क्यों हुआ, क्योंकि अभी भी जो वोट देने का अधिकार है वो सबको नहीं मिला। ठीक है, राजतंत्र है ही। ठीक है, और राजा पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि अपने आस पड़ोस के जो पड़ोसी देश हैं उनसे बातचीत करके वो सहायता ले ले और जो उसकी पहले की जो शक्तियां हैं वो वैसे की वैसे वो वापस हासिल कर ले। ठीक है, तो जो रॉबेस्पियर था एक नेता था, जैकोबिन जो क्लब था वो फ्रांस का सबसे फेमस क्लब था। ठीक है, और इस क्लब के जो सदस्य थे वो आम लोग थे, जैसे जो मतलब मजदूरी करने वाले लोग, जूते साफ करने वाले लोग, ठीक है, कपड़े धोने वाले लोग, मतलब ऐसे आम लोग थे। ठीक है, तो जब उन्हें लगा कि फ्रांस में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तब उन्होंने क्या किया, विद्रोह की आवाज़ उठाई। ठीक है, और विद्रोह की जब आवाज़ उठाई उन्होंने तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। ठीक है, जो नई असेंबली बनाएगी उसे क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन नाम दिया गया। और 21 जनवरी 1793 को
जो लुई 16 था उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से 21 जनवरी 1793 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नया शासन आता है वो आता है रॉबेस्पियर का। ठीक है, जिसके शासनकाल को आतंक का काल कहा जाता है, और इसका शासनकाल था 1793 से लेकर के 1794 तक। ठीक है, अब इसकी क्या सोच थी कि जो लोग, जैसे ऐसे लोग जिनको ये पसंद नहीं करता था, वो शत्रु की तरह इनको देखता था। जैसे कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो शत्रु हैं। ठीक है, इनके जो चर्च के पादरी हैं वो लोग भी शत्रु हैं। ठीक है, इसके अलावा जिसके अलावा दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो भी शत्रु हैं, और इसके अपने पार्टी के जो लोग हैं जो इसकी बात नहीं सुनते थे उसको भी ये शत्रु की तरह देखता था। ठीक है, यानी इस तरीके से इसने क्या किया, एक तरह से नफरत की भावना जो थी वो फैलाई। ठीक है, तो इसका शासनकाल भी ज़्यादा लंबा नहीं चला। 1793 से 1794 के बीच में ही 1 साल का लगभग शासनकाल था। ठीक है, और जो भी लोग इसको पसंद नहीं होते थे, ठीक है, या जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ बोलता था, या जो कुलीन वर्ग का हो या फिर चर्च पादरी वर्ग का हो, ठीक है, तो उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाते थे, फिर उन्हें गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, तो गिलोटिन क्या थी, एक तरह की मशीन थी जिसे डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था। इस तरीके से मतलब एक फांसी की सज़ा देने वाला एक मशीन था जिसमें गर्दन काट दिया जाता था। ठीक है, डॉक्टर गिलोटिन ने गिलोटिन की मशीन बनाई थी जिसे कि गिलोटिन नाम से जाना गया। ठीक है, तो जो लोग भी इसके शासन के खिलाफ बोलते थे उनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था, यानी उन्हें मार दिया जाता था। जब रॉबेस्पियर का शासन खत्म हुआ, उसके बढ़ते हुए आतंक को देख करके फाइनली जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया, और 1794 को उसे खुद भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, और जब उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया यानी उसे मार दिया गया, तब फ्रांस में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी कहा गया, उसका शासन शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टरी थी यानी जो कार्यपालिका थी, और जो असेंबली थी, ठीक है, दोनों के बीच में बिल्कुल भी तालमेल नहीं होने की वजह से और लगातार होने वाले झगड़ों की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है फ्रांस में। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट बेसिकली था कौन, तो एक सेना का अधिकारी था। ठीक है, जिसने क्या किया, फ्रांस पर अपना कब्जा किया, और 1804 में इसने खुद को फ्रांस का राजा यानी सम्राट घोषित कर लिया। ठीक है, और इसका ये मानना था, फ्रांस पर जब इसने अपना कब्जा कर लिया तो जो इसके पड़ोसी जो देश थे उनकी तरफ ये बढ़ने लगा। ठीक है, उनसे वो युद्ध करने लगा। तो इस तरीके से ये जिसकी जो नीति थी वो भी अच्छी नहीं मानी गई। ठीक है, और फाइनली 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई हुई उसमें ये हार गया और इसे बंदी बना लिया गया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के जो मूल तत्व थे वो क्या क्या था, तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई थी, समानता के अधिकार की बात की गई थी, और बंधुत्व ने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। ठीक है, तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो है दुनिया को फ्रांस की क्रांति ने एक सौगात दिया है, यानी एक मतलब एक सबक सिखाया है। इसके अलावा फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ, और महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो फाइनली 1946 में मिला। ठीक है, अब अगर हम फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की स्थिति की बात करें तो सबसे पहली बात तो राजकोष बिल्कुल खाली था, सबसे बड़ा कारण। ठीक है, इसके अलावा जो जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार प्राप्त था कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को, यानी कि फ्रांस में असमानता विद्यमान होने की वजह से लोगों के मन में आक्रोश था। ठीक है, इसके अलावा जीविका का संकट, जब खाद्य पदार्थों की मतलब पाव रोटी की कीमत जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और जो फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने के लिए जो मदद करी अमेरिका की, उसमें उसको बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रांस की जो स्थिति थी वो खराब हो गई। फ्रांसीसी क्रांति के कारण के यदि हम बात करें
तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण को 5 वर्गों में बांटेंगे हम। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, तात्कालिक कारण और दार्शनिकों का योगदान। ठीक है, तो सामाजिक कारण की अगर हम बात करें तो समाज में विभाजन हो रखा था जन्म के आधार पे। लोगों को नहीं, चर्च को, पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी फ्रांसीसी समाज में असमानता थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि उनके साथ इक्वल बिहेव नहीं हो रहा है, यानी समान नहीं माना जा रहा है उनको। ठीक है, जैसे अगर हम कर ही की बात करें, टैक्स की, तो तीसरे वर्ग के लोगों के ऊपर कर का दुगना भार था। ठीक है, कि उन्हें चर्च को भी कर देना है और राजा को भी कर देना है। तो इस तरह की व्यवस्था जो थी वो लोगों के मन में एक आक्रोश पैदा किया। अगर हम राजनीतिक कारण की बात करें तो कमजोर शासक, ठीक है, और लुई 16 की खराब नीतियाँ, इनकी वजह से लोग असंतुष्ट थे। ठीक है, और अगर हम आर्थिक कारण की बात करें तो राजकोष खाली था, बढ़ता हुआ कर्ज और जो खराब फसलें थी उसने भी लोगों के क्रोध को बढ़ाया। अब अगर हम तत्कालिक कारण की बात करें तो 1789 में कर बढ़ाने का प्रस्ताव एक बहुत बड़ा, समझो आप, आग में घी डालने का काम उसने किया। ठीक है, जब लोग पहले से महंगाई से परेशान है और ऐसे में राजा ही प्रस्ताव लेके आता है कि नहीं नहीं, जो खर्चे बढ़ गए हैं उसके लिए हमें कर बढ़ाना पड़ेगा, तो लोग इससे बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, ठीक है, शिक्षित लोगों की जब संख्या बढ़ी तो उन्होंने ये देखा कि जिस तरह की व्यवस्था फ्रांस में है वो बहुत ही गलत व्यवस्था है, भेदभाव वाली व्यवस्था है। ठीक है, जहाँ पे सभी को बराबर नहीं माना जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को, जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, उनके विचारों से वो प्रभावित हुए। जन्म के आधार पे जो विशेषाधिकार था उसको वो खत्म करना चाहते थे और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी बंधुत्व पर आधारित शासन के मॉडल को वो स्वीकार करना चाहते थे। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अब आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, चैप्टर बाकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।